everyone, welcome back to my channel. So today we are starting chapter number 8 of class 11th journal. जर्नल बच्चों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये अकाउंटेंसी का बेसिक है। जर्नल एंट्रीज आपको आनी बहुत जरूरी होती है बच्चों, नॉट ओनली फॉर 11th क्लास, आगे के लिए भी आपको जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स जो होते हैं वो पता होने चाहिए। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक की जर्नल एंट्रीज समझेंगे। ठीक है, जर्नल सबसे पहले होता क्या है। जर्नल एक डेली रिकॉर्ड बुक है, डेली बुक है, जिसके अंदर जो बिजनेसमैन होता है अपने डेली के ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर लिखता है। जो भी उसने बिजनेस के अंदर किया है, लाइक कुछ खरीदा है, बेचा है, कुछ एक्सपेंस हुए हैं, इनकम हुई है, कुछ भी चीज लॉस हुआ है, तो हर एक चीज की जो एंट्री होती है वो जर्नल के अंदर लिखी जाती है। जर्नल बनाने का ये फॉर्मेट होता है। जर्नल की जब हम क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, वो इस फॉर्मेट के अंदर होते हैं। फॉर्मेट होता क्या है, डेट। डेट के अंदर आप डेट लिखोगे, किस तारीख का ट्रांजेक्शन है, किस तारीख को आपने सामान बेचा है, खरीदा है, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, जो भी है XYZ, आप डेट के अंदर उसको लिखेंगे। पर्टिकुलर्स के अंदर आप एंट्रीज लिखेंगे, जो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। देन LF, LF का मतलब होता है लेजर फोलियो। आपको फर्स्ट चैप्टर के मीनिंग में मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोग जो ट्रांजेक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या लिखना है, मेजर करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, और जर्नल के बाद बनाते हैं हम लेजर। लेजर मतलब हर एक अकाउंट्स, हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक चीज को, आइटम को एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर अकाउंट बनाना, उसका एक अकाउंट बनाना, मतलब उसका एक पर्टिकुलर जगह पे सारी एंट्रीज जो परचेज है वो एक ही जगह लिखना, उसको लेजर अकाउंट बोलते हैं, जहां पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर। यहाँ पे जो भी आप एंट्री करेंगे उसको लेजर में किस पेज नंबर पे पोस्टिंग उसकी हुई है, उस पेज नंबर को लिखा जाता है। बट अभी हम लोग 11th क्लास के अंदर LF को खाली छोड़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लिखते हैं। ठीक है, जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे रियल लाइफ में तो तब ये कॉलम का यूज इसलिए होता है, यहाँ पे लेजर का पेज नंबर लिखा जाता है। ठीक है, डेबिट अमाउंट मतलब डेबिट में जो एंट्री लिखेंगे उसका रुपीज आप यहाँ लिखेंगे। क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट में जो भी एंट्रीज लिखेंगे उसका अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे। ओके, रूल्स वाला चैप्टर हम लोगों ने किया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स क्या होते हैं देखो, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, ये रियल अकाउंट का रूल होता है। सेकेंड रूल होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ये, जितने भी खर्चे हैं, लॉसेस है, उनको डेबिट करो, इनकम है, गेन है, उसको क्रेडिट करो। लास्ट रूल है रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड। चलिए अब इस रूल के बेसिस पे हम लोग जनरल एंट्री बनाना सीखेंगे बच्चों। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, लेटेस्ट एडिशन 2026-27 की किताब मैंने ले रखी है, TS गरेवाल। आप लोग भी प्लीज बुक्स निकाल लीजिए, कॉपीज निकाल लीजिए। पेज नंबर 8.57 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ रमन। रमन नाम का एक बिजनेसमैन है, उसकी बुक में हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन होता है जर्नल एंट्री का। फर्स्ट ट्रांजेक्शन April 1 का दे रखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बच्चों ये जो लाइन है, आप लोगों ने जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर किया होगा, उसके हर क्वेश्चन की पहली लाइन यही हुआ करती थी कि बिजनेस शुरू किया है कैश से। और उसके अंदर आप लोगों ने सीखा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते टाइम पे कि जब अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है तो कैश भी बिजनेस के अंदर आता है और कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। देखो, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैश लगाया, कैश आया, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, कैश आया तो कैश हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या होगा, कुछ गया है क्या, नहीं, लेकिन आपका कर्जा बढ़ गया है, लाइबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि बिजनेसमैन को ये पैसा लौटाना है। किसको लौटाना है, टू द बिजनेसमैन, बिजनेस को ये पैसा लौटाना है, बिजनेसमैन को, तो टू कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच में एक और रूल है बच्चों
कैपिटल व्हेन इंक्रीजेस क्रेडिटेड, कैपिटल जब भी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। जब भी कोई कर्जा बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड आता है। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, कैश आया है वो इसलिए डेबिट हुआ है, कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है। कभी भी कोई भी कर्जा बढ़ेगा वो क्रेडिट साइड आएगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, पैसा आया बिजनेस के अंदर, कितना पैसा आया, 1,00,000 रुपए। ठीक है, और 1,00,000 रुपए आप कैपिटल का क्रेडिट करेंगे। इस तरह से ये फर्स्ट एंट्री आपकी बनेगी। इसका नरेशन अपन लिखेंगे, इसके नीचे इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं किसका, अपन जनरल एंट्री का, इसको बोलते हैं हम नरेशन। नरेशन में आप लिख दीजिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो भी ट्रांजेक्शन है वो लिख दीजिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, ये हो गया आपका नरेशन। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 2। अप्रैल 2 के दिन बोला गया है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश में, कैश में सामान खरीदा है। तो भाई सामान आया है और पैसा गया है। पहला रूल लग रहा है इसके अंदर, कौन सा रूल, रियल अकाउंट वाला रूल, कि क्या आया है और क्या गया है। तो सामान आया है ना, गुड्स आए हैं डेबिट होंगे, और पैसा गया है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो अब गुड्स आए हैं, जब भी आप सामान बेचने के लिए खरीदते हो उसको बोलते हैं हम परचेस। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कोई भी सामान अगर बेचने के लिए खरीदा जाता है तो उसको परचेस कहा जाता है बच्चों। तो इसीलिए हम इसको, गुड्स जब भी आप खरीदते हैं तो उसको परचेस लिखा जाता है, और गुड्स जब भी बेचेंगे तो उसको सेल्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। ये हो गया हमारा नरेशन। नाउ अप्रैल 3। ठीक है, अप्रैल 3 में क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट, पंकज से सामान खरीदा है हमने उधार में। ठीक है, अब इसमें उधार में सामान खरीदा है तो परचेस यानी कि गुड्स तो आए, गुड्स तो आ गए, जो आया वो तो डेबिट कर दो। अब कुछ गया नहीं है क्योंकि हमने उधार में सामान खरीदा है ना। तो जब कुछ गया नहीं है ना, तो सेकंड रूल देखो, ऑल लॉसेस एक्सपेंसेस इनकम, इसमें से कुछ लग रहा है क्या, नहीं। तो थर्ड रूल देखेंगे, रिसीवर इज डेबिटेड एंड गिवर इज क्रेडिटेड। रिसीवर तो हम ही है ना, लेकिन यहाँ पे गिवर, गिवर कौन है, पंकज। तो टू पंकज। बच्चों एक चीज याद रखो, जब भी उधार का ट्रांजैक्शन होता है, जब भी उधार का ट्रांजैक्शन होता है तो आप नाम लिखते हैं। उधार के ट्रांजैक्शन में अपन क्या लिखते हैं, नेम लिखा जाता है। उधार का ट्रांजैक्शन जब भी हो, उधार में बेचा हो, उधार में खरीदा हो, इस तरह का कुछ भी चीज होती है तो आप ध्यान रखना कि नाम आएगा, है ना। रिसीवर इज डेबिटेड और गिवर इज क्रेडिटेड वाला रूल लगता है। और हमारी जो बुक्स है उसमें हम हमारा खुद का नाम नहीं लिखते हैं। तो अगर हम खुद रिसीवर या खुद गिवर है तो हमारा खुद का नाम नहीं लिखेंगे, सामने वाली पार्टी का नाम लिखा जाता है। क्योंकि हम किताब के अंदर नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें उसे याद रखना है जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया है। आप अपना ना खुद का नाम तो याद ही रखोगे ना, इसीलिए बिजनेस में कभी भी हम खुद का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज, पंकज। अब यहाँ पे थर्ड एंट्री का अमाउंट क्या है, 18,000। अब जो भी नाम अपन लिखते हैं, नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, है ना। यहाँ पे अपन ने नरेशन लिख दिया। नाउ अप्रैल 5, अप्रैल 5 बोल रहा है गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। नरेश को हमने सामान बेचा है क्रेडिट में, है ना, उधार में। उधार है मतलब कि पर्सन का नाम आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो नरेश इस कंडीशन में क्या है, रिसीवर। तो रिसीवर इज डेबिटेड, नरेश डेबिट टू सेल्स। आपके पास से गया क्या है, सामान गया है। सामान जब भी बेचा जाता है तो उसको सेल्स बोलते हैं, सामान खरीदते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट क्या है, 9,000। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नाउ अप्रैल 7, अप्रैल 7 में क्या लिखा है बच्चों, गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। पंकज को हमने सामान वापस कर दिया। तो पंकज से हमने सामान खरीदा था, अब उसको वापस कर रहे हैं। खरीदे हुए सामान को क्या बोलते हैं, परचेस। और जब उसको रिटर्न करते हैं तो बोलते हैं परचेस रिटर्न।
इस कंडीशन में रिसीवर कौन है? पंकज। तो पंकज को तो कर देंगे हम डेबिट टू परचेज रिटर्न। आपके पास से गुड्स गए हैं तो हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, जो जा रहा है वो क्रेडिट, तो परचेज रिटर्न आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड टू पंकज। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आपका नेक्स्ट कौन सा है? अप्रैल 9। अप्रैल 9 करेंगे बच्चों। अप्रैल 9 में क्या लिखा हुआ है? गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। नरेश ने हमको सामान रिटर्न करा, तो नरेश को हमने सामान जो बेचा था वो उसने रिटर्न कर दिया। सामान बेचने को बोलते हैं सेल्स और रिटर्न करने को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और यहाँ पे गिवर कौन है? नरेश, तो इसलिए नरेश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, गिवर मतलब क्रेडिट होता है ना, गिवर जो देने वाला है वो क्रेडिट होता है, तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, इसका अमाउंट कितना था? 1400 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड टू अजय एस एडवांस अप्रैल 10। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख देंगे गुड्स रिटर्न्ड बाय नरेश। ओके, चलिए अप्रैल 10 में क्या दे रखा है? पेड टू अजय एस एडवांस। अजय को पेमेंट किया है हमने, तो अजय टू कैश। आप अजय डेबिट टू कैश, आप ऐसा भी लिख सकते हो एडवांस टू अजय डेबिट टू कैश। ठीक है, आपने एडवांस दिया है अजय को, तो अजय रिसीवर है और आपके पास से पैसा गया है। ठीक है, तो 6000 रुपए हमने यहाँ लिख दिया। तो पेड टू अजय, अजय को हमने पेमेंट किया है। उसके बाद अप्रैल 12 में लिखा है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन मिला है हमको, मतलब कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट पैसा आया, और कमीशन रिसीव हुआ है, इसका मतलब कमीशन हमारी इनकम है। कमीशन इनकम है। और सेकंड वाला रूल याद करो नॉमिनल अकाउंट का, वो क्या होता है? ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो ये नॉमिनल अकाउंट है ना? ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट हो रहा है। और रियल अकाउंट क्या बोलता है कि जो आया वो डेबिट, इसलिए कैश डेबिट हो रहा है। ठीक है, नाउ अप्रैल 15 में लिखा है फर्नीचर परचेज। फर्नीचर खरीदा है, तो आपके बिजनेस में फर्नीचर आया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा गया फर्नीचर आया, पैसा गया इसलिए कैश क्रेडिट हो गया, फर्नीचर आया इसलिए फर्नीचर डेबिट हो गया। तो फर्नीचर परचेज ये आपका हो गया है नरेशन। अप्रैल 16 क्या है? रेंट पेड टू अमित। अमित को रेंट पे करा है, रेंट हमारे लिए खर्चा है और पेमेंट किया है, तो आपके पास से कैश गया होगा 5000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम रेंट पेड। कोई भी खर्चा है अगर आपने पे किया है, सैलरी पे किया है तो सैलरी टू कैश, रेंट पे किया है तो रेंट टू कैश, कमीशन पे किया है कमीशन टू कैश। ठीक है, जितने भी खर्चे होते हैं उनके नाम हो जाते हैं डेबिट और आपके पास से जाता है कैश। उसी तरह इनकम में क्या होता है? आता है कैश और जो इनकम के नाम होते हैं वो हो जाते हैं क्रेडिट। चलिए अप्रैल 19 सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। सुमित को हमने सामान बेचा है कैश में, तो कैश आया है टू सेल्स। सेल हुई है, कैश आया है 6000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे कैश सेल्स।
अप्रैल 24 अप्रैल की एंट्री करेंगे। अगेन कैश सेल्स, तो कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, कैश सेल्स अप्रैल 30, अमाउंट रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट, मतलब कि नरेश से आपको रुपए आए, तो कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश, नरेश गिवर है इसीलिए वो क्रेडिट हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश। ओके, नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डाल रखा है, इसको कट कर देते हैं। अभी एक ट्रांजेक्शन बच रहा है हमारा, अप्रैल 30। लास्ट ट्रांजेक्शन है सैलरीज पेड, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी हमारे लिए खर्चा है इसलिए डेबिट हो जा रहा है, और पैसा गया है इसलिए पैसा क्रेडिट हो गया है। ओके, नरेशन लिख लेंगे, सैलरीज पेड। ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हो गया है। अब ये जनरल एंट्री का यहाँ पे आपको सारे अमाउंट का टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, ये आप लोग कर लेना। एंट्रीज हो सकता है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ में नहीं आई होंगी, अभी हम लोग थोड़े और क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, अगर उसके बाद भी डाउट रह रहे हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। क्या दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमन। ठीक है, अब ये कॉलम्स मैंने पूरे बना रखे हैं जिससे कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो, है ना। ऐसे कॉलम्स आपको हर क्वेश्चन के अलग अलग बनाने हैं। तो अभी हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ गुरमन। सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका जून 1, 2026। गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, मतलब कि गुरमन ने बिजनेस शुरू किया है, पैसा लगाया है, तो कैश आया है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट, और कर्जा बढ़ गया है तो टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी थी ना, सेम टू सेम एंट्री है। ठीक है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उसके बाद जून 3 की एंट्री है, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, हरीश से सामान खरीदा है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों जब तक कैश नहीं लिखा है और नाम लिखा है, सामान खरीदा है हरीश से, तो यहाँ पे नाम लिखा है, कैश नहीं लिखा है, तो आप उधार का ट्रांजेक्शन मानेंगे, है ना। आप ऐसा सोचेंगे कि हमने सामान जो है वो हरीश से उधार में खरीदा है। अगर क्वेश्चन में कैश लिखा है तो कैश ट्रांजेक्शन है, नाम लिखा है तो उधार का ट्रांजेक्शन है, नाम और कैश दोनों लिखा है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है, और कुछ नहीं लिखा है तो भी कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आपने हरीश से सामान खरीदा है तो हम मानेंगे उधार, क्योंकि यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है। टू हरीश, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब जून 5, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पे लिखा है कैश में सामान खरीदा है तो परचेज आया, मतलब गुड्स आए, परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश गया है, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, तो ये आपका हो गया 8,000 रुपए। ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। नाउ जून 8, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। आपने मोहित से सामान खरीदा है कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो ट्रांजेक्शन में मोहित भी लिखा है, कैश भी लिखा है, तो जब कैश लिखा है तो मतलब आपने कैश में खरीदा होगा।
उसको उधार का ट्रांजेक्शन आपको नहीं मानना है। अगर कैश मेंशन्ड है तो, ठीक है। इसके बाद जून 10, जून 10 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू कैलाश, कैलाश को आपने सामान बेचा है। अब देखो कैश वगैरह कुछ नहीं लिखा तो उधार में बेचा है, तो कैलाश तो हो गया रिसीवर, तो कैलाश अकाउंट डेबिट, कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000 रुपए। सोल्ड गुड्स टू कैलाश, ठीक है। जून 10 तक डन हो गया हमारा। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जून 12, जून 12 में क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है आपने, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब यहाँ पे नदीम भी लिखा था, लेकिन क्योंकि कैश लिखा हुआ है तो हम कैश को इंपॉर्टेंस देंगे। कैश में सामान बेचा है 1500 रुपए, ओके। जून 14 जून को क्या लिखा हुआ है, गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश, कैलाश ने सामान रिटर्न कर दिया है, तो कैलाश तो हो गया गिवर और सामान रिटर्न आया है, तो सेल्स रिटर्न, आपने जो सेल्स किया रिटर्न किया था वो रिटर्न हो रहा है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश, ठीक है। गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश, ये हो गया नरेशन। जून 14 500 रुपीज, चलिए। उसके बाद जून 15, जून 15 में लिखा है ओपन बैंक अकाउंट बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट से हमने ट्रांसफर किया है और बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट ओपन किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया है और कैश गया है 10,000 रुपए, ठीक है। जून 16, गुड्स रिटर्न टू हरीश, हरीश को सामान हमने रिटर्न किया है, तो जो हमने परचेस किया था उसको रिटर्न किया है, तो हरीश को डेबिट करेंगे, हरीश रिसीवर है, और सामान जो गया है उसको हम बोलेंगे क्या, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो गुड्स रिटर्न टू हरीश में ये हो जाता है आपका 360 रुपए लिखेंगे हम। गुड्स रिटर्न टू हरीश, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम जून 18, 18 जून को लिखा है मशीनरी खरीदी है अपन ने, सोहन से मशीन खरीदी है, अब कैश नहीं लिखा है ना, सोहन का नाम लिखा है, मशीनरी में कैश नहीं लिखा है, तो मशीन आई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, सोहन गिवर है इसीलिए उसको हमने डेबिट क्रेडिट किया है, लिख देंगे हम मशीनरी परचेस्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद जून 19, पेड टू हरीश, हरीश को हमने पेमेंट किया है, तो हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, हरीश को आपने पैसा दिया है, कितना पैसा दिया है 5000 लिख लेंगे, और इधर लिख लेंगे अपन पेड टू हरीश, ओके। नाउ जून 25,
25 जून में लिखा है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए अगर पैसा विड्रॉ किया है तो पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग बोलते हैं। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुई है, जब भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल, और वो क्रेडिट होती है, उसका जस्ट अपोजिट होता है ड्रॉइंग, इसलिए ड्रॉइंग डेबिट होती है। इसलिए इससे ओनर का कैपिटल यानी कि पैसा कम हो जाता है, बिजनेस के अंदर जो पैसा है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे लिख लेंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओके, चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। ठीक है, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड का मतलब क्या होता है कि भाई पुराने न्यूज़पेपर हमने बेच दिए हैं तो कैश आया है और न्यूज़पेपर गए हैं। ठीक है, कैश आया और न्यूज़पेपर गए तो अपनी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड न्यूज़पेपर। जून 30 ₹200। ठीक है, यहां लिख लेंगे हम ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, इसके अंदर लिखा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मोहन से लोन मिला है और हमने क्या किया है, उसको डिपॉजिट कर दिया है, बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो बैंक बड़ा है, आपके बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन। मोहन से लोन मिला है तो लोन फ्रॉम मोहन। लोन क्योंकि एक तरह की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में आती है, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट में लिखा है। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया। यहाँ पे आपके पूरे ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गए हैं। अब बच्चों एक ट्रांजेक्शन मैंने आप लोगों को करवाया था जून 15 में। जून 15 में हमने ट्रांजेक्शन में देखो ध्यान से क्या लिखा था, ओपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाया है बाय ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट, है ना। इसकी एंट्री थोड़ी सी चेंज करना है। देखो, बैंक अकाउंट खुलवाया है, बैंक में पैसा आया, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेविंग अकाउंट से पैसा गया है, मतलब आपके पास से कैश नहीं गया है। यहाँ पे आएगी टू कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों हुआ है, इसको समझो बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक मतलब पैसा आया है, और सेविंग अकाउंट क्योंकि वो पर्सनल होता है, तो बिजनेसमैन ने पर्सनल अकाउंट से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, मतलब और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और पैसा लगाया है। तो बैंक अकाउंट खुलवाया है मतलब कि बैंक में पैसा आया है, और सेविंग अकाउंट से खुलवाया है मतलब कि उसका पर्सनल पैसा उसने और बिजनेस के अंदर लगाया, उसको बोलते हैं टू कैपिटल। ठीक है, इस एंट्री को करेक्ट कर लेना बच्चों, जून 15। बाकी सारी एंट्रीज कर ली आप लोगों ने, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मुझे एकदम से क्लिक नहीं हुआ था, तो यहाँ पे मैंने टू कैश करवा दिया था। बट ये क्योंकि सेविंग अकाउंट से हमने अगर कैश देकर बैंक अकाउंट खोलते हैं तो कैश जाएगा, बैंक बढ़ेगा, लेकिन सेविंग अकाउंट से आपने पैसा ट्रांसफर किया है तो सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट से अगर आपने पैसा लगाया है मतलब आपने और कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है बिजनेस के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट, यहाँ पे हो जाएगा इसका टोटल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करिए बुक में से, इसमें दे रखा है क्वेश्चन, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द जर्नल ऑफ अमिताभ।
अमिताभ की बुक्स में आपको एंट्री लिखनी है। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड कर लेते हैं। लिखा है अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। मे फर्स्ट, फर्स्ट एंट्री मे फर्स्ट की है 2026। चलिए बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये तो हमारी फर्स्ट एंट्री आई थिंक आपको याद ही होगी, हर क्वेश्चन में लगभग ये आएगा। बिजनेस शुरू किया है तो कैश आया है, कैपिटल बढ़ गई है मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई है, इसलिए वो क्रेडिट में आई है। ठीक है, 80,000 रुपए बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नेक्स्ट है मे 2, परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो फर्नीचर आया है और कैश गया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 रुपए का फर्नीचर आया है और पैसा गया है। फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ये हो जाता है आपका ट्रांजेक्शन नरेशन, सॉरी। ओके चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मे 5। मे 5 में क्या दे रखा है, ओपन द बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड, अब देखो इस क्वेश्चन में आपका सेविंग बैंक वगैरह कुछ नहीं लिखा है, बैंक अकाउंट ओपन किया है और जमा करे हैं 30,000 रुपए, तो बैंक में पैसा आया है और कैश गया है। इस कंडीशन में हम टू कैश लिखेंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सेविंग बैंक था ना, इसीलिए उसको हमने कैपिटल कंसीडर किया है। उसके बाद मे 6 लिखेंगे। मे 6 की एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं कैश में, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, गुड्स आए कैश गया 5,000 रुपए, गुड्स आए हैं इसलिए डेबिट हुआ है, कैश गए हैं इसलिए क्रेडिट हुआ है। अपन नरेशन लिख लेंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। ओके चलिए मे 6 तक हमारा हो गया है, उसके आगे करते हैं। मे 6 के बाद मे 8। मे 8 में गुड्स खरीदे हैं हमने उधार में, हरी से गुड्स खरीदे हैं। ठीक है, तो गुड्स आए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, किसने दिए हमको, गिवर कौन है, हरी, तो हरी को कर देंगे हम क्रेडिट। ठीक है, 4,500 रुपए से। परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आए और उधार में खरीदा है हमने, तो इसीलिए हरी को हमने क्रेडिट किया है। नाउ मे 10, परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आए और कैश गया। नाउ मे 12, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय, अजय से सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, उधार में मानेंगे इसको क्योंकि नाम लिखा है कैश नहीं लिखा है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अजय लिख सकते हो या फिर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हो। ठीक है, मे 14, 14th मे को क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उधार में सामान बेचा है, कैश आया, गुड्स गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स बेचते हैं उसको सेल्स लिखते हैं, गुड्स खरीदते हैं उसको परचेज लिखते हैं।
उसके बाद May 15 सोल्ड गुड्स टू करीम, उधार में सामान बेचा है तो करीम, अपने पास कैश नहीं आया है, रिसीवर करीम है, टू सेल्स, करीम को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि करीम रिसीवर है और गुड्स गए हैं इसलिए गुड्स यानी कि सेल्स को हमने क्रेडिट किया है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब 16 मई पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, कैश में सामान बेचा है तो कैश आया है और गुड्स गए हैं तो टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपए। कैश सेल्स। ठीक है। अब May 19 मई को क्या लिखा है? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है तो पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक में से पैसा कम हो गया है तो टू बैंक अकाउंट। अगर पर्सनल यूज के लिए निकालते तो हम उसको ड्राइंग्स लिखते, लेकिन ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला है इसलिए उसको ड्राइंग्स नहीं लिखा है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है। ठीक है, चलो May 19 तक हो गया है। अब आगे के ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, 19 मई तक हो गया है बच्चों। अब हम करेंगे, उसके आगे कौन सी डेट है? लेट मी चेक। 20 मई, May 20 करीम पेड ऑन अकाउंट, करीम ने पेमेंट किया है हमको। कैश अकाउंट डेबिट टू करीम, करीम गिवर है इसलिए करीम को क्रेडिट किया है, पैसा आया है इसीलिए कैश को डेबिट किया है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम। ठीक है। अब May 29 पेड रेंट फॉर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब अपने घर के लिए अपन ने रेंट पे किया है तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे, है ना, क्योंकि घर अलग है बिजनेस अलग है। तो ड्राइंग्स टू कैश अकाउंट, पैसा गया है और ड्राइंग्स हो गया है तो ड्राइंग्स डेबिट करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कैपिटल बढ़ती है, मतलब बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, कैपिटल बोला जाता है। जब बिजनेसमैन खुद के लिए पैसा निकालता है तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है और डेबिट किया जाता है। 6,000 रुपए। पेड रेंट फॉर रेसिडेंस। नाउ May 30 मई का ट्रांजेक्शन देखेंगे। परचेज द साइकिल फॉर सन, बेटे के लिए साइकिल खरीदी, अगेन ड्राइंग है ये। ठीक है, 3,000 रुपए पर्सनल यूज के लिए यूज किया है। साइकिल परचेज्ड फॉर सन। लास्ट ट्रांजेक्शन May 30 पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, अजय को आपने पेमेंट किया है इन सेटलमेंट। जब भी सेटलमेंट वर्ड दिया है इसका मतलब आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, अब आपको और पेमेंट नहीं करना है। इस कंडीशन में हमेशा डिस्काउंट होता है बच्चों, है ना, मतलब कि पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। फुल सेटलमेंट मतलब या सेटलमेंट का मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर हो चुका है। अब देखो अजय को हमें पेमेंट कितना करना था, अजय से हमने 4,000 का सामान खरीदा था, है ना। अब इसको फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया 3,800, तो 200 रुपए जो पे नहीं करा है वो हमें डिस्काउंट मिला है, ये हमारी इनकम हो गई है इसलिए हमने क्रेडिट किया है। ठीक है,
हमेशा फुल सेटलमेंट जब भी लिखा रहे तो ज्यादातर आपके एंट्री में डिस्काउंट आएगा, ये ध्यान रखना। फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर। अब अजय को हम 1 भी रुपया और नहीं देंगे, 4000 देने थे, 3800 में हिसाब किताब क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो हमारी सिंपल जनरल एंट्रीज तो जो थी वो कवर अप हो गई हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था आपके वीडियो का वो कवर अप हो गया है। अब हम करेंगे कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है, कंपाउंड एंट्रीज का आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कंपाउंड एंट्रीज भी बहुत सिंपल होती है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है बच्चों। सबसे पहले अप्रैल 5 2026 क्वेश्चन अपन कौन सा कर रहे हैं, 4th, है ना। ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, पेड सैलरी रेंट एंड वेजेस बाय चेक। सैलरी पे किया, रेंट पे किया, वेजेस पे किया चेक से, है ना। अब जो सैलरी रेंट वेजेस है वो क्या है, आपका खर्चा है, तो सारे खर्चे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक से पेमेंट किया है ना, मतलब बैंक में पैसा कम हुआ। 30,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये रेंट है और 8,000 रुपये वेजेस है। टोटल 48,000 आपने पे किया है बाय चेक, मतलब बैंक से पेमेंट किया। अब हम नॉर्मल जो एंट्री करते हैं उसमें सिंपल अलग अलग एंट्री करते हैं। सैलरी पे किया है, सैलरी टू बैंक, रेंट पे किया है, रेंट टू बैंक, वेजेस पे किया है, वेजेस टू बैंक। यहाँ पे हमने सबकी एक साथ एंट्री करी है, इसी को बोलते हैं हम कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो आपने एक्सपेंसेस पेड लिख दो, इसका नरेशन क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, चलिए अब अगला ट्रांजेक्शन आपको समझाती हूँ। अप्रैल 7 में लिखा है, हरी से हमने सामान खरीदा 30,000 रुपए का, जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 2% कैश डिस्काउंट है और पेमेंट हमने इमीडिएटली कर दिया। अब ये ट्रांजेक्शन ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने सामान खरीदा हरी से। कितने का सामान खरीदा, मैं यहाँ पे रफ वर्क बता रही हूँ आपको। 30,000 का सामान खरीदा। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। 10%, 30,000 का 10% हो जाता है 3,000 रुपये। 3,000 आपको डिस्काउंट मिल गया, तो सामान आपको कितने का पड़ा, 27,000। अब उन्होंने बोला कि अगर आप कैश में पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% डिस्काउंट और मिलेगा। तो इसने भैया ने क्या करा कि हमने क्या करा, कैश में पेमेंट कर दिया, तो 2% डिस्काउंट और मिल गया। 27,000 का 2% कितना हो जाता है, 540 रुपये। तो 540 और हमको डिस्काउंट मिल गया। 27,000 रुपये हमें देने थे, जिसमें से 540 और डिस्काउंट मिल गया, तो अब हम पे करेंगे उसको 26,460। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, जब भी ट्रेड डिस्काउंट आता है तो ट्रेड डिस्काउंट तो हर किसी को दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट आपको अकेले नहीं दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट सभी को दिया जाता है। जो भी सामान खरीदने जाएगा सबको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पेमेंट कैश में करते हैं। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री होती नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली माइनस करके लिख दिया जाता है। जैसे कि आपने सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, आपने सामान कितने का खरीदा था, 30,000 का, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट था 3,000, तो 27,000 का आपने सामान खरीदा। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके हम ऐसे लिख देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ माइनस करके लिख दिया जाता है, उसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब आपने पेमेंट किया तो टू कैश कितना पेमेंट किया आपने, 26,460। और जो आपने 540 रुपये पेमेंट नहीं किया है उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने कम पेमेंट किया है इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी क्या हो गई है, इनकम, है ना, इसीलिए ये क्रेडिट में आया है। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी हो गई है इनकम। कैश आपने पे किया है इसलिए व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। सामान आपके पास आया है इसलिए वो डेबिट हुआ है। सामान आपने 30,000 का खरीदा था जिसपे डिस्काउंट लग गया था, तो ये 27,000 का सामान था। आपने पे किया है 26,460, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट आपको मिला है, तो कैश डिस्काउंट आपकी इनकम हो जाती है। ठीक है, अब इस एंट्री को याद रखने का एक और आसान तरीका बताती हूँ बच्चों। जिस तरफ कैश लिखोगे ना उसी तरफ हमेशा डिस्काउंट आता है। अगर कैश क्रेडिट में आया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही आएगा। ध्यान रखना, कैश अगर क्रेडिट में आया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में ही आएगा। कैश अगर डेबिट में आया है तो डिस्काउंट भी हमेशा डेबिट में ही आता है।
ठीक है, ये इसको याद रखने की तरीका है। और नहीं तो आप ठीक से समझो, देखो आपने पेमेंट किया है, कम पेमेंट करना पड़ा तो आपकी इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए डिस्काउंट क्रेडिट हुआ है। ठीक है, चलिए ये एंट्री हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका अप्रैल 15। अप्रैल 15 में लिखा है पेड टू राजू इन कैश एंड बाय चेक। राजू रिसीवर है, राजू को हम पेमेंट कर रहे हैं, राजू डेबिट, और पैसा कैश में दे रहे हैं तो टू कैश, और बैंक से भी दे रहे हैं तो टू बैंक। कैश भी जा रहा है, बैंक भी जा रहा है, राजू रिसीवर है। ठीक है, कैश में दे रहे हैं हम 5,000 और बैंक से दे रहे हैं 7,000। टोटल पेमेंट राजू को कर रहे हैं 12,000। पेड टू राजू। ठीक है, नाउ अप्रैल 18 अप्रैल को इन्होंने लिखा है। अब इसको ध्यान से समझना, रोमा को हमने सामान बेचा है 5,000 का, है ना। इसका रफ वर्क मैं आपको अगले पेज पे बता देती हूँ। रोमा को सामान बेचा है हमने कितने का, 5,000 का, जिसपे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो टीडी माइनस कर दो। 5,000 का 10% हो जाता है 500, 20% हो जाता है 1,000। अब सामान आपको कितने का पड़ा, 4,000 का। ठीक है, सामान आपने कितने का बेचा है, 4,000 का रोमा को सेल किया है आपने। अब रोमा को 3% कैश डिस्काउंट भी देंगे अगर वो अमाउंट पे कर देगी बाय 30 अप्रैल, है ना। 30 अप्रैल तक अगर वो पैसा दे देगी तो उसको कैश डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन उसने आधा पैसा तुरंत दे दिया और आधा पैसा नहीं दिया, तो आधे पे उसको मिलेगा कैश डिस्काउंट और आधे पे नहीं मिलेगा। आधे पे कैश डिस्काउंट लगा दो 3%। 3% इसका हो जाता है 60 रुपये, तो 1,940 रुपये वो उसको पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये 2,000 पूरे पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आया इतना। देखो 5,000 का सामान था, 1,000 डिस्काउंट के बाद कितने का सामान बेचा अपन ने, 4,000 का। 4,000 में से ये उधार का सामान है, यहाँ पे हम रोमा का नाम लिखेंगे और इतना उससे कैश आएगा, और ये हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब अपन इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखो आप सामान बेचते हो, आपके पास पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 1,940। 60 रुपये नहीं आया, उसको बोलेंगे हम डिस्काउंट अलाउड, हमारा खर्चा हो गया ना, 60 रुपये हमें कम मिला इसलिए वो डेबिट हो गया। पिछली एंट्री में मैंने बताया था जहां कैश आएगा वहीं डिस्काउंट आएगा। कैश आया, डिस्काउंट आपने अलाउ किया, यहाँ पे आपका खर्चा है। ठीक है, और जो पैसा इसने नहीं दिया वो उधार की बिक्री है। उधार में जो बेचते हैं हम उसमें नाम लिखते हैं ना रोमा। रोमा को उधार में सामान बेचा हमने 2,000 का, टू सेल्स। सेल हुआ है आपका कितने का, 4,000 रुपए का, है ना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद का अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, गुड्स सोल्ड टू रोमा। अब इतनी सारी डिटेल तो अपन लिखेंगे नहीं, छोटा सा लिख दो, है ना। नहीं तो नरेशन आप एग्जाम्पल में से देख लेना, नरेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ लिखना जरूर है नरेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अप्रैल 20। 20 अप्रैल को क्या हुआ, गुड्स सोल्ड करे रमेश को, उसने तुरंत 5,000 रुपये इमीडिएटली चेक से पेमेंट किया है। तो चेक से पेमेंट आया है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और बाकी का पेमेंट नहीं आया है तो उधार समझेंगे हम, रमेश डेबिट टू सेल्स। ठीक है, जो पैसा आ गया है 5,000 रुपये बैंक में, 3,000 रुपये नहीं आया उधार, और 8,000 रुपये का सामान हमने रमेश को बेचा है, तो गुड्स सोल्ड टू रमेश। देन उसके बाद अप्रैल 25 अप्रैल को क्या हुआ है, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड, पैसा लगाया बिजनेस के अंदर तो कैश आया, और इन्होंने डिलीवरी वैन भी लेके आई, डिलीवरी वैन भी आ गई। टू कैपिटल, जब भी व्यापारी नया पैसा लगाता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल। तो पैसा लगाएगा वो 10,000, और वैन लेके आया है कितने की, 50,000 की। टोटल 60,000 रुपए इसकी कैपिटल हो गई, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं नरेशन, ठीक है, नरेशन मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे हैं।
आप लोग के स्कूल में अगर लॉन्ग में लिखवाते हैं तो बेटा प्लीज एग्जाम्पल में से भी देख सकते हो आप, पूरा जो ट्रांजेक्शन दिया हुआ है वो एज इट इज भी लिख सकते हैं नरेशन के अंदर। बस द थिंग इज कि आपको नरेशन लिखना जरूर है, नहीं तो इसके नंबर कटते हैं बेटा। इसके बाद कैश पेड टू अनिल, अनिल को पेमेंट किया है और डिस्काउंट मिला है, तो अनिल है रिसीवर, पैसा गया टू कैश, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, इसीलिए वो क्रेडिट में आएगा। 975 रुपए आपने दिया है, 25 रुपए का डिस्काउंट है, 1000 रुपए अनिल को देने थे, ठीक है, तो पेड टू अनिल। अब आ जाते हैं हम अप्रैल 30, पेड टू राजू, राजू को पेमेंट किया है कैश में भी और चेक में भी, तो टू कैश टू बैंक। राजू रिसीवर है, कैश गया हमारे पास से 1000, बैंक में से पैसा गया 2000, टोटल 3000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन एक और बचा हुआ है, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक ट्रांजेक्शन और हमारा बचा है अप्रैल 30, फुल सेटलमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। मोहन को हमने पेमेंट किया है, तो मोहन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। फुल सेटलमेंट मतलब पूरा हिसाब किताब क्लियर कर दिया। मोहन को देने थे 5000, 4800 दिए हैं, बाकी के 200 नहीं दिए, वो हो गए डिस्काउंट। पे टू मोहन इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे जनरल एंट्री का टोटल लग जाएगा 4th क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो हेडिंग है वो क्या है, बेड डेट एंड बेड डेट रिकवर्ड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज्यादातर एग्जाम में टीचर्स पूछ लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमें ध्यान से करना है। 2026 अप्रैल 1 फर्स्ट ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन क्या है, सुरेश डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, उसके पास पैसे नहीं बचे, उससे 50% पैसा मिला है। 5000 रुपए लेने थे, 50% मिला है, बाकी का नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पैसा आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना आया है 2500, है ना। लेना कितना था इससे, गिवर कौन है, सुरेश, सुरेश से लेना था 5000, जो 2500 नहीं आया है उसको हम बोलेंगे बेड डेट। बेड डेट अपन ने पढ़ा था ना, बेड डेट मतलब बुरे देनदार जो आपका पैसा नहीं लौटाएंगे, क्योंकि आपका लॉस है एक तरह से, ये आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा, इसलिए इसको डेबिट किया है। पैसा आया वो भी डेबिट, जो नहीं आएगा वो आपका लॉस हो गया वो भी डेबिट। और लेना कितने किससे था, सुरेश, सुरेश गिवर है इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। रिसीव्ड 50% ऑफ डेट फ्रॉम सुरेश, ठीक है। अब अप्रैल 2, 8000 रुपए रमेश से लेने जो नहीं मिलेंगे, बेड डेट हो गया। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश, रमेश गिवर था, अब वो रुपए नहीं देगा। डेटर था, उसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, इसलिए उसको क्रेडिट साइड लिख दिया है 8000 रुपए, और 8000 रुपए हमारा लॉस हो गया है, तो उसको हमने बेड डेट बोल दिया, बेड डेट रिटर्न ऑफ, ठीक है। बेड डेट हमने डेबिट किया है क्योंकि हमारा लॉस है। रमेश जो कि हमारा डेटर था, अब वो नहीं रहा डेटर, अब हमारे रुपए वो नहीं देगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट साइड लिख दिया है, उसका अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट 2 ट्रांजेक्शंस, फिर हमारा ये क्वेश्चन ओवर हो जाएगा और ये वीडियो भी ओवर हो जाएगा। ट्रांजेक्शन नंबर 3 अप्रैल 3,
ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसा ही है। श्याम जिसको 15,000 रुपए देने थे वो बैंकरप्ट हो गया है और उससे 50% पैसा ही मिल पाया है। तो जो पैसा आ गया है उसको कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आया है उसको बोलेंगे हम बेड डेट। और गिवर कौन है? श्याम। तो श्याम को हम कर देंगे क्रेडिट। 15,000 इससे लेने थे, 7,500 इसने दिए, 7,500 इसने नहीं दिए। ठीक है। 50% is received from Shyam. Balance not recoverable. ठीक है। लास्ट हो गया हमारा ट्रांजेक्शन अप्रैल 4। इसमें दे रखा है सोहन को हमने बेड डेट मान लिया था पिछले साल, लेकिन उससे पैसा आ गया है। ठीक है, बेड डेट रिकवर्ड हो गया। तो पैसा जब आ जाता है जिसको हम बेड डेट मान लेते हैं उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर्ड। बेड डेट रिकवर्ड एक तरह से हमारी इनकम हो गई, इसको हमने लॉस मान लिया था लेकिन हमें वो मिल गया है तो इसलिए क्रेडिट होता है और पैसा आ गया है। एक तरह से हमने सोच लिया था कि हमारा पैसा मिलेगा ही नहीं, तो हमें मिल गया है, तो ये हमारी एक तरह से हम इनकम मानते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेड डेट रिकवर्ड, उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 टॉपिक और 5 क्वेश्चन आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। कोई डाउट रह रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।